नमस्ते, सुनाओ संजय कानू देखिए में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अदालतों के कुछ ऐसे गिने चुने पल, गिने चुने लम्हे ऐसे आते हैं जब अदालत अपने तय समय से अलग समय पर लगी, क्यों लगी और क्या क्या हुआ उसमें, कैसा माहौल था, वो सारी चीजें आपसे शेयर करता हूं। मेरी याददाश्त में जब याकूब मेमन को फांसी हो रही थी उस दिन, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार रात की अदालत अटेंड की थी। फिर हमने पता किया कि रात को अदालत लगे तो कितनी मुश्किलें होती हैं। आप सारे लोगों को पता है कि 10 बजे से 4 बजे तक अदालत लगती है, लेकिन रात को अदालत जैसे ही याकूब मेमन की फांसी पर प्रशांत भूषण ने अपील दायर की और उनका कहना था कि फांसी टाल देनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें पता चला, हम तो घर जाने की तैयारी में थे, अचानक हम भगे चीफ जस्टिस के घर की ओर, क्योंकि पता चला उनके घर पे मेंशनिंग होने वाली है कि इस फांसी को टाला जाए। रात का समय था और फिर अचानक वहां पता चला कि चीफ जस्टिस ने एक बेंच का गठन किया है। बेंच रात को इस मामले की सुनवाई करने वाली है और रात को 2 बजे लगभग 1:50 पे अदालत बैठी और सुबह 5 बजे तक सुनवाई चलती रही। ये अलग बात है कि 5 बजे खारिज कर दी गई याकूब मेनन के भाई की याचिका, और जिसमें उसको सुबह सुबह फांसी हो गई थी। हमने फिर और पता किया कि रात को अदालत लगती है, कैसे क्या होता है, तो पता चला कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि सुबह तक सब कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद की अदालत की सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी मामला ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला जाएगा, किसी के घर, दुकान, मकान टूटने का कोई नोटिस आ गया हो जिसमें सुबह कार्रवाई हो जानी है अदालत खुलने से पहले, तो ऐसी स्थिति में या कोई फांसी की सजा है, कुछ ऐसा मामला है जो कि अर्जेंट हियरिंग है, जीवन मरण का सवाल है, तो अदालत उसमें रात को भी प्रावधान है। लेकिन आप ड्यूटी रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाके आपको बताना पड़ता है कि ये ऐसा मामला है। ड्यूटी रजिस्ट्रार पहले अपने तय उसकी तस्दीक करते हैं, फिर वो चीफ जस्टिस को फोन करते हैं कि ऐसा मामला आया है, क्या किया जाए। चीफ जस्टिस उसे बिल्कुल उचित समझते हैं तो एक बेंच तय करते हैं और रजिस्ट्रार के माध्यम से ही पता चलता है इतने बजे इतने नंबर कोर्ट में ये जज साहिबान, इनकी बेंच आपके मामले की सुनवाई करेगी। अब अदालत में रात की सुनवाई होते ही ऐसा नहीं कि जज साहिबान आ गए सुनवाई शुरू हो गई, अदालत का पूरा प्रोटोकॉल है। दिन भर अदालत चलती है, अगले दिन सुबह उसमें सफाई होती है, तो पहले तो सफाई वाला आता है, सफाई की जाती है अदालत की, कंप्यूटर ऑपरेटर्स आते हैं, अदालत के कोर्ट मास्टर्स आते हैं, जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कोर्ट लगती है उसके नीचे कुर्सी टेबल पर बिल्कुल सामने कोर्ट मास्टर बैठते हैं। अगर 3 जजों की बेंच है, 5 जजों की बेंच है, 2 जजों की बेंच है, तो जितने जज हैं उतने कोर्ट मास्टर होंगे जो सारी कार्रवाई लिखते हैं। कार्यवाही लिखने के बाद फिर वो सारा जज साहब को सौंपते हैं। वो कोर्ट का फैसला लिखने समय कोर्ट के काम आती है रेफरेंस के लिए। फिर वो कोर्ट मास्टर्स आते हैं, एसी चलाने वाला भी अलग आदमी होता है, अलग विभाग होता है, वो एसी चलाता है। इसके अलावा अर्दली आते हैं, अर्दलियों को भी आना पड़ता है क्योंकि अदालतें जज साहब के आने के पहले वो सफेद लिबास में लकदक अर्दली होते हैं जिनके आगे वो बैच लगा होता है और तुर्रेदार साफे पहनते हैं। अर्दली आते हैं, अर्दलियों को भी आना पड़ता है। बहुत सारा लवाजमा है जो इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद अदालत लगती है। अर्दली आने के बाद फिर वहां वो जज साहिबान के जब तक सुनवाई चलेगी, पानी का गिलास है, टेबल है, वो सारी चीजें। कोई जरूरी नहीं कि जो जज उस अदालत में उस दिन कार्यवाही के लिए आ रहे हैं वो जज उसी अदालत में बैठते हों। उनका ऑफिस चेंबर खुलवाया जाता है, वहां से उनका जो पर्सनल टेबल है, टेबल टॉप, वो लाया जाता है जिसमें उनके कलमदान और सारी चीजें होती हैं, वो सारा कुछ लेकर आते हैं। फिर गाउन शाउन के साथ सबसे पहले अर्दली आगे आगे आते हैं, वो कुर्सियां पीछे करते हैं। हाँ, ये भी नियम है कि जज साहब कभी भी अपनी कुर्सी पीछे नहीं करते। जब कोर्ट आती है, कोर्ट लगती है, उसके पहले अर्दली आते हैं, वो कुर्सी पीछे करके खड़े हो जाते हैं। फिर जज साहब आते हैं। कई लोगों का स्टाइल होता है कि वो नमस्ते करते हैं, कई लोग सिर झुकाते हैं और कई लोग सिर आकर आसन ग्रहण करते हैं। और जैसे वो आसन ग्रहण करते हैं तो अर्दली कुर्सी को आगे की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देते हैं। और जब अदालत उठने का समय होता है तो नीचे घंटी लगी रहती है
जज साहब घंटी बजा देते हैं, जो अमूमन जो बेंच हेड करते हैं वो घंटी बजाते हैं और अर्दली पहुंचते हैं। अर्दली पहुंचने के साथ ही अच्छा जैसे ही अदालत बैठ जाती है तो अर्दली चेंबर से बाहर निकल अदालत कक्ष से बाहर निकलने से पहले पर्दे लगाना, दरवाजे बंद करना नहीं भूलते। वो सब सारा करके फिर वो बाहर जाते हैं और जैसे ही घंटी बजती है अर्दली दौड़े दौड़े आते हैं। लास्ट में जब अदालत को उठना होता है, अदालत उठती है, उस समय अर्दली जैसे वो कुर्सी से खड़े होते हैं, अर्दली सीधे कुर्सी पीछे करते हैं और जज साहिबान जैसे उनका प्रोटोकॉल होता है, एक दिन मैंने आपको बताया था कि जो सबसे जूनियर जज है वो सबसे आगे जाते हैं और जो सीनियर हैं वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल, यानी रात को अदालत लगती है तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, साफ सफाई वाला, पानी रखने वाला, एसी चलाने वाला, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हमने ये पता किया और मैंने सोचा कि आज इस पर बात करनी है तो कुछ तैयारियों के साथ आपके पास जाया जाए जिसमें आपको ये रोचक तथ्य बताए जाएं कि कब कब रात को अदालतें लगी। सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे याद है उंगली पे गिने जाने लायक मौके ऐसे आए, लेकिन मैंने इतिहास खंगाला तो पता चला कि 1985 में फेरा कानून में एक बड़े उद्योगपति थे एलन थापर और वो गिरफ्तार होने वाले थे और उस समय चीफ जस्टिस थे ES वेंकटरमैया, इंगलगुप्पे सीतारमैया वेंकटरमैया। ये मुझे इसलिए याद है कि उस समय जनरल नॉलेज की किताबों में आता था और 1985 में तब हमने स्कूल खत्म किया था और कॉलेज में थे, तो उस समय ये याद है कि ES वेंकटरमैया चीफ जस्टिस थे और उनका पूरा नाम था इंगलगुप्पे सीतारमैया वेंकटरमैया। और उसके बाद हालांकि बहुत सारे उसमें उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था सोशल मीडिया का, तो उस समय फेरा कानून से उन्होंने उसको बचाया और रात को अदालत लगी थी। इसके अलावा हमारी समझ से जो सबसे पुराना मामला है वो आता है 7 सितंबर 2015, जब वो निठारी कांड में कोहली, सुरेंद्र कोहली और इन सारे लोगों को सजा मिलनी थी। उस समय रात को अदालत बैठी थी। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो 16 मई 2018, 16 और 17 मई की रात थी। उस समय कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई थी। हालांकि कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली और उसी शाम शक्ति प्रदर्शन अदालत ने दूसरे दिन के लिए कहा कि आज शाम को इस मामले में सुनवाई होगी और इस मामले में शक्ति प्रदर्शन होगा विधानसभा में, और विधानसभा में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और येदियुरप्पा फिर अगले मुख्यमंत्री बने थे। तो 16 मई 2018 इसमें स्पीकर के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आई थी सुप्रीम कोर्ट में और हमें याद है कि रात को हमें अचानक पता चला कि रात को अदालत लगेगी और हम सीधा फिर भागे भागे कोर्ट गए और फिर सारी रात हम सो नहीं पाए थे क्योंकि 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई और 5 बजे सुबह तक इसमें भी मामला ऐसे ही चला था। और उस समय मुझे याद है कि जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस S.A. बोबड़े उस अदालत में थे और अशोक भूषण जी भी थे, जस्टिस अशोक भूषण, और इन तीनों जजों ने रात भर सुनवाई की और सुबह फिर ये कहा कि 10:30 बजे हम इस मामले को फिर से सुनेंगे। और फिर हम घर जाने के बाद फौरन फिर दोपहर को कोर्ट आ गए थे और उसमें सारा फैसला आ गया था कि फैसला सुनाएंगे सुबह 10:30 बजे, और उस फैसले में कहा गया था कि शाम को फ्लोर टेस्ट होना है और शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके बाद मुझे याद आता है कि 29 जुलाई 15 को तो याकूब मेमन का मामला था, 16-17 मई 2018 की रात थी। फिर छत्तीसगढ़ में एक कोई मामला था 2 फरवरी 2017 को। वो मामला इसलिए याद था कि रात भर सुनवाई चली, रेप का एक मामला था, रात भर सुनवाई चली, सुबह तक अदालत ने 212 पेज का फैसला सुना दिया था जिसमें 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और एक को 14 साल और एक को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फील्ड में यह फायदा होता है कि बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। तारीखें टटोलने के लिए भले हमें दस्तावेज और गूगल का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन और इसके बाद 5 मई 2018 में भी एक बॉम्बे हाई कोर्ट में रात भर सुनवाई चली थी और फिर निर्भया कांड में रात भर सुनवाई चली। हालांकि निर्भया कांड और याकूब मेमन इन दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ, उनमें उनको मुंह की खानी पड़ी और अदालत का जो पुराना फैसला था वो लगा। लेकिन रात भर
और जब कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला था और उस समय तो इतनी भीड़ थी अदालत में, आमतौर से अदालत के गलियारे दिन के काम के समय तो बिल्कुल खचाखच भरे रहते हैं, कंधे से कंधा टकराता है जिसको कहते हैं, मोढे से मोढा टकराना या शाना बशाना, लोग ऐसे चलते हैं। लेकिन उस समय रात की कोर्ट में इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ थी कि जज साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो उन्होंने ये कहा कि आई कांट बिलीव कि इतने सारे लोग इस मामले में यहां इतनी रात गए मौजूद हैं। अदालत में तिल रखने की जगह नहीं थी। और कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें इतनी भीड़ रहती है अदालत के कमरों में कि उस समय मुझे याद है कि मुकुल रोहतगी एक मामले में पेश हो रहे थे बीजेपी की तरफ से, इसी मामले में, कर्नाटक के मामले में, और वो बहुत भीड़ में किसी तरह अंदर घुस तो गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें याद आया कि वो चश्मा अपना बाहर ही भूल आए हैं। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आई हैव मिस्ड माय स्पेक्स। और फिर ये उन्होंने अपने जूनियर को, वो किसी तरह दबता भिंचता चिंतता अदालत कक्ष से बाहर निकला, जूनियर से चश्मा लिया गया, चश्मा वापस, लेकिन ऐसी भीड़ थी कि वो चश्मा खुद से जाके नहीं दे पाया। उसने हम सारे लोग जो पीछे खड़े थे या जो रिपोर्टर्स थे उनको दिया, और कई हाथों में होता वो चश्मा मुकुल रोहतगी जी तक पहुंचा। एक बार मुझे याद है कि वो उस मामले में राम जेठमलानी जी, वो थोड़ी एकदम समय से आए थे और अदालत के कमरे इतने जबरदस्त भरे हुए थे कि उनको जाने का रास्ता नहीं। हालांकि वो अदालत में जब बहस करते समय जितने सख्त रहते थे, जितने फोर्स के साथ बोलते थे, बाकी समय वो उतने ही पोलाइट रहते थे। तो उन्होंने पीछे से कंधे पे हाथ पड़ा तो मैंने देखा, उन्होंने कहा है बेटा मुझे इसके लिए जाना है, आर्ग्यूमेंट के लिए, बेटा प्लीज मुझे जाने की जगह दो। और फिर लोगों ने बड़ी मुश्किल से और अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ कर उनको जाने की जगह दी। के पाराशरन साहब का भी यही हाल था, उनको भी एक मुकदमे में पैरवी के लिए बहुत मुश्किल से, और एक बार तो ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल को चेंबर से आना पड़ा, यानी जजेस के चेंबर से, इतनी भीड़ थी कि वो आ नहीं पा रहे थे। तो अदालत ने उनको खास तौर से परमिट किया कि आप पीछे से आ जाओ, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जहां से जज साहिबान के चेंबर्स रहते हैं वहां से गए, और जिस गेट से जजेस निकल आते हैं अदालत कक्ष में उससे अटॉर्नी जनरल आए। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं जो अदालत की रोजमर्रा की जो कार्रवाइयां हैं उससे बिल्कुल अलग दिखते हैं, और हमारे लिए भी वो एक एक्सपीरियंस होता है। अब कुछ खबरों पे चर्चा करें तो, हालांकि ये किस्से सुनाने में मुझे जितना मजा आता है, अदालत की खबरें सुनाने में मुझे उतना ही ये लगता है। एक बच्चे ने अभी एक याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने कहा है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, क्योंकि पिछले साल मार्च से स्कूल लगातार बंद हैं, और उसका ये कहना है कि हम जैसे कई बच्चों का मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है और हमें तनाव, बेचैनियां ये सब बढ़ती हुई लगती हैं। लिहाजा स्कूल खुलें तो हमारी पढ़ाई भी सुचारू ढंग से चले और हम टीचर से और आपस में एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये पिटीशन ऐसी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट शायद इस पे सुनवाई करेगा, क्योंकि अभी तक उहापोह ये मचा हुआ है कि सरकारें तो कह रहे हैं कि स्कूल खोलो, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल खोलने से पहले सुरक्षा के सारे इंतजाम तो कर लिए जाएं। जो बच्चे जाएंगे स्कूल में पढ़ने उनके उनके टीकाकरण का इंतजाम हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये सारी चीजें, और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो पुराने कार्यक्रम अभी तक हुए हैं, कितने लोगों ने उनको कैसे पसंद किया और क्या सुझाव आए हैं, क्या तारीफें आई हैं या क्या आलोचनाएं आई हैं। कई लोगों ने लिखा कि इसको कार्यक्रम को थोड़ा और बदल दिया जाए। डिस्कवर वर्ल्ड मेमोरी, इन्होंने लिखा, सर हमने आज पहली बार आपका वीडियो देखा है, आज बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है कि आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक्स भाई डिस्कवरी वर्ल्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सम एनसी पाठक जी ने लिखा, समथिंग आउट ऑफ द यूजुअल डिस्कशन एंड न्यूज, दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग और शेयरिंग ऑफ नाइस इंफॉर्मेशन इज रियली रिमार्केबल। थैंक यू पाठक साहब। हम कोशिश करेंगे कि इसको और ज्यादा उपयोगी बनाने का, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और अदालत की ऐसी अनछुई कहानियां जो ना तो किसी मीडिया में आती हैं, हम चाहते हैं कि वो हम आपके साथ शेयर करें, और इस कार्यक्रम की पहचान इसी से बने कि अदालत के ऐसे अनछुए पहलू, ऐसे यादगार लम्हे जो हमारे दिलों में तो रहते हैं लेकिन किसी अखबार के पन्ने पे नहीं आते या किसी न्यूज बुलेटिन्स में नहीं आते, उनका हिस्सा नहीं बनते। कल जैसे हम लोगों ने बात की थी
के पाराशरन साहब जिस समय राम जन्मभूमि मामले में वो रामलला के वकील थे और उन्होंने जिस तरह से पैरवी की, तो उसका उन्होंने जिक्र किया कि साउथ में हमने आंखों से देखा है जो कर्मी कलाकार भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो काम करते समय चप्पल या जूते नहीं पहनते, नंगे पांव ही भगवान की मूर्ति बनाते हैं। और ये लिखा है आलोक सिंह जी ने। आलोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आमतौर से मुकदमा जीतने के बाद जो मुवक्किल होते हैं जिनके लिए पैरवी करते हैं वकील, वो आते हैं मिठाइयों का डब्बा लेकर और वकील साहब को मुबारकबाद देते हैं कि आपकी वजह से हम जीत गए। लेकिन अयोध्या मामले में ये उल्टा हुआ। पाराशरन साहब जो रामलला के वकील थे वो स्वयं रामलला के दरबार में पेश हुए और अपने सारे जूनियर्स को, अपने पूरे जूनियर मंडल को और अपने पूरे परिवार को वो साथ लेकर गए और उन्होंने अपने मुवक्किल यानी रामलला को बधाई दी और उनको कहा कि आप मुकदमा जीत गए हैं। ऑफिशियली उन्होंने मुकदमे की कॉपी लेकर गए जजमेंट की, और जजमेंट की प्रति उन्होंने अपने मुवक्किल को भेंट की और ये कहा कि साहब आप मुकदमा जीत गए हैं और आपको मुकदमे से, फैसले से संबंधित और जो कुछ भी देखना हो आप इसमें देख सकते हैं। हालांकि हमेशा उन्होंने रामलला का पक्ष लेते हुए ये कहा, जब अदालत ने कुछ ऐसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब, चूंकि रामलला की तरफ से मैं पेश हुआ हूं, रामलला अभी नाबालिग हैं तो वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, अदालत की सुनवाई जब खत्म हो जाएगी तब मैं इस सवाल का जवाब आपको बेंच को दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि मैं जिनकी तरफ से बहस कर रहा हूं वो नाबालिग हैं। तो ये सच में एक बहुत अनूठा मुकदमा था। और कुछ लोगों ने और लिखा है, आलोक सिंह जी ने लिखा है, आप किसी में विश्वास नहीं रखते, ये आपका विश्वास है, जहां श्वास है वहां विश्वास है। शुक्रिया आलोक सिंह जी। और विभूति नारायण ने लिखा है कि जो लोग विश्वास करते हैं वो ही कामयाब होते हैं। और शाइन मीडिया ने लिखा है, आलोक सिंह, ये आपस की बहस है और इसमें कई सारी चीजें, फिर लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हैं। यानी कई लोगों ने लिखा है कि प्रयास अच्छा है और उनको ये कार्यक्रम देखने में मजा आता है। फिलहाल सुनाओ संजय कानो देखी में इतना ही। अगले दिन अगली बहुत सारी रोचक घटनाओं के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।